हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुष हेल्थ। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स क्या होते हैं। तो एंटी एड्रिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो ब्लॉक करते हैं एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स को, इसीलिए इनको सिंपैथेटो मतलब जो सिंपैथेटिक होते हैं ना एक्टिविटीज़, तो इनको लाइटिक करते, इनको रोकते हैं, इसलिए इनको सिंपैथेटोलाइटिक ड्रग्स भी कहते हैं। और क्योंकि ये एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे जा कर के उनको ब्लॉक करते हैं, रिसेप्टर्स बाइंड कर लेते हैं, जिससे कि उस पर जो मेन हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं एड्रेनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर है, क्योंकि अब हमारा रिसेप्टर ब्लॉक हो चुका है तो अभी काम नहीं कर पाते हैं। तो जो हमारा है एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स को हम लोग एंटी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ड्रग भी कहते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है। एड्रेनलिन क्या होता है, जो हमारे किडनी में जो सुप्रारीनल ग्लैंड है वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है, एड्रिनल ग्लैंड से एड्रेनर्जिक। तो एड्रेनलिन तो ये जो होता है फाइट फ्लाइट और फियर यानी ट्रिपल एफ में काम करता है। तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी को ही रोकने वाला काम होता है एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स का। तो अब हम बात करते हैं कि ये इनका एक्शन क्या क्या है। तो दीज आर ड्रग्स विच एंटागोनाइज द receptor action of adrenaline and related drugs। एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स का एंटागोनिस्ट होता है, इसके अपोजिट काम करता है। एड्रीनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकिंग ड्रग्स होते हैं जो कि न्यूरल मेम्ब्रेन को ई बाइंड कर देते हैं, जिससे कि सिंपैथेटिक नर्व ट्रांसमिशन नहीं हो पाता है एंड देयर इज नो रिसेप्टर एक्शन। फिर उसके बाद हम बात करने वाले अबाउट सम ऑफ दी। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे यहाँ पर जो अल्फ़ा लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है। तो इस अल्फ़ा का यहाँ पर यही मतलब हुआ कि अल्फ़ा और बीटा दो तरीके के एड्रेनल रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये अब इस वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें दो तरीके के आते हैं, एक तो नॉन इक्विलिब्रियम होते हैं और एक इक्विलिब्रियम होते हैं। तो मेनली जो होता है कि ये ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो आज डिस्कस करते हैं ये इक्विलिब्रियम कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्टिक, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट इसमें दो तरीके के आते हैं ड्रग्स, एक तो सिलेक्टिव होते हैं और एक सिलेक्टिव है और एक नॉन सिलेक्टिव है, ठीक है। तो सिलेक्टिव क्योंकि अल्फ़ा जो होते हैं दो में डिवाइडेड होते हैं, अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2, ठीक है। वाइल जो बीटा होता है वो बीटा 3 में डिवाइडेड होता है। जो बीटा एड्रेनर्जिक बीटा रिसेप्टर्स होते हैं वो बीटा 1, 2 और 3 होते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो में बता दूं कि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 दो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो नॉन सेलेक्टिव वो होते हैं जो मतलब अल्फ़ा 1 पे भी काम करते हैं, अल्फ़ा 2 पे भी काम करते हैं, मतलब दोनों में से किसी को भी ब्लॉक कर देते हैं, किसी एक को ही ब्लॉक करते हैं एट ए टाइम, लेकिन किसी को भी ब्लॉक करते हैं। लेकिन जो अल्फ़ा 1 रिसेप्टर सेलेक्टिव ब्लॉकर हैं वो सिर्फ पर्टिकुलर अल्फ़ा 1 को ही ब्लॉक करते हैं, और जो अल्फ़ा 2 हैं वो पर्टिकुलरली अल्फ़ा 2 को ही ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि नॉन सिलेक्टिव में जो ड्रग है एर्गोट अल्कलॉइड्स, इमिडाजोलिन और मिसलेनियस ड्रग्स और हाइड्रोजनेटेड एर्गोट अल्कलॉइड्स, चार इसके क्लासिफिकेशन हो गए नॉन सिलेक्टिव में। मगर जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर वो है एर्गोट अल्कलॉइड्स का क्या मतलब हुआ कि जो एर्गोट से डराइव होते हों और एल्कलॉइड इन नेचर होते हों, ठीक है, तो वो हमारे हो जाते हैं एर्गोट अल्कलॉइड। उसके बाद इमिडाजोलिन में आ जाता है जो हमारा जो दवाई है, ड्रग है फेंटोलामाइन, ठीक है। फेंटोलामाइन के फंक्शंस क्या हैं वो मैं बता देती हूँ। तो फेंटोलामाइन के जो फंक्शंस हैं मैं अभी अभी डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में। इसी स्लाइड में मैं डिस्कस कर देती हूँ कि फेंटोलामाइन जो है रैपिडली एक्टिंग ऑन द अल्फा ब्लॉकर विद शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये नॉन सेलेक्टिव होते हैं और ये जो है मेनली वीनस डायलेशन करते हैं, आर्टीरियल डायलेशन मतलब वीनस डायलेशन इनका डोमिनेटिंग होता है। वाइल जब हम प्राजोसिन पढ़ेंगे ना तो हम ये देखेंगे कि वो आर्टीरियल का डायलेशन ज़्यादा करता है, ठीक है। आर्टीरियल डायलेशन प्राजोसिन का ज़्यादा है और पेंटोलामाइन का वीनस डायलेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद ये क्या करता है कि इस जो
जो ये है, it is most suitable alpha blocker for local infiltration to counteract vasoconstriction। बहुत ज़्यादा vasoconstriction हो गया है तो क्योंकि ये venous constriction को predominate करता है तो इसके लिए फेंटोलामाइन देना बहुत अच्छा होता है। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट आ जाते हैं ऑन दी अल्फा सेलेक्टिव ब्लॉकर्स पे। अल्फा 1 की बात करें तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम 2 ही 3 को लेके चलते हैं क्योंकि ज़्यादा आप जान सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, प्राजोसिन और टेराजोसिन जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होते हैं। टेराजोसिन जो है वो प्राजोसिन का ही न्यूअर वर्जन है एक्चुअली। फार्माकोलॉजिकली सिमिलर है लेकिन डिफरेंसेस हैं कि इसका बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, इसको और ये ज़्यादा देर तक जो है बीपी को लोअर किए रहता है, तो इसीलिए इसको बिनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट में ज़्यादा यूज़ करते हैं, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं प्राजोसिन को। ठीक, तो प्राजोसिन क्या होता है कि हाईली सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है। ये ब्लॉक करता है सिंपैथेटिकली ठीक है, सिंपैथेटिकली जो वैसो कंस्ट्रक्शन हो गए, जैसे हम जानते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व वैसो कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो इसको ये ब्लॉक कर देता है जिसकी वजह से बीपी फॉल हो जाता है और माइल्ड टाकीकार्डिया यानी कि इंक्रीज इन हार्ट बीट होता है। प्राजोसिन आर्टीरियल को ज़्यादा डायलेट करता है, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ। इसका एक फर्स्ट डोज इफेक्ट होता है। प्राजोसिन को कोई पेशेंट पहली बार लेगा तो उसको फर्स्ट डोज इफेक्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जब वो खाएगा दवाई तो उसको थोड़ा डिजीनेस एंड फेंटिंग, मतलब बेहोश हो जाएगा या फिर थोड़ा चक्कर जैसा आएगा, ऐसा सारे सिम्टम्स होता है। तो कोई बात नहीं, वो समय के साथ उसको अडेप्टेबल हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सब्सिक्वेंट टॉलरेंस ड्यू टू हीमोडायनामिक एडजस्टमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, उसके बाद टेराजोसिन, जैसे मैंने पहले ही बताया कि प्राजोसिन का ही एक फॉर्म है। तो मैं दवाई आपको दिखा दूंगी इसी वीडियो में। टेराजोसिन, जो हम लोग प्राजोसिन कह रहे थे वो ये है। मेडिकल शॉप्स में आपको प्राजोप्रेस के नाम से मिलेगा। इसका 2.5 mg, 1 mg और 0.5 mg में भी ये फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है टेराजोसिन की बात करें तो टेराजोसिन हाइट्रिन नाम से अवेलेबल है। इस जो प्राजोसिन है ना, इसको एंटी हाइपरटेंसिव भी कहते हैं, यानी कि हाइपरटेंशन वाला जो पेशेंट है या बीपी बढ़ गया है तो उसको भी ये ठीक कर देता है। ठीक है, उसके बाद टेराजोसिन की बात करूँ तो बीएचपी यानी बेनाइन हाइपरट्रॉफी ऑफ प्रोस्टेट, यानी कि जैसे बूढ़े लोगों में हो जाता है ना, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, या फिर कुछ अब तो जवान लोगों में भी हो रहा है, यूरिनरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है ड्यू टू प्रोस्टेट इंक्रीज। जनरली क्या, ये तो मेल में ही पाया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए भी टेराजोसिन अच्छा होता है। वैसे ये एंटी हाइपरटेंसिव भी है, साथ ही साथ एंटी एंड्रीजेनिक भी है, बीपी मेंटेन करता है और सब कुछ। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है या तो जो एंटी एड्रेनर्जिक है वो बेसिकली किन कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो फियोक्रोमोसाइटोमा। ठीक है, फियोक्रोमोसाइटोमा जो है इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ एड्रीनल मेड्यूलरी सेल्स। तो इतना ही जानेंगे हम, इसको ज़्यादा नहीं। हाइपरटेंशन में बीएचपी हम डिस्कस कर चुके हैं। और जो मेल्स इम्पोर्टेंस हो गए हैं बिकॉज अनेबल टू अचीव इरेक्शन, उनमें ये पेपावेरिन करके एक इंजेक्शन होता है जो दिया जाता है इन द कॉर्पस कैवर्नोसम, तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। सो या दैट्स ऑल अबाउट द अल्फा एंटी एड्रेनर्जिक receptor blockers. So thank you for watching my video.